नमस्कार दोस्तों, जीके और पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप वाली सीरीज़ में जिसमें हम भारतीय मानचित्र में पढ़ रहे हैं और उसमें स्टेट वाइज पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारे बिहार राज्य का नंबर है, यानी कि बिहार राज्य हम पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हमने काफ़ी राज्यों को पढ़ लिया है। तो इसमें हम देखेंगे बिहार की भौगोलिक जो प्रशासनिक, एक तरीके से भौगोलिक स्थिति के साथ साथ प्रशासनिक जो भी जानकारी है, राजनीतिक और भौगोलिक दोनों मैप देखेंगे। साथ ही खास जो शहर हैं यहाँ के प्रसिद्ध हैं, जो सामान्य जानकारी है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार जो हमारा भारत का एक राज्य है और इसकी सीमा कितने जो राज्यों से लगती है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये यहाँ पे है हमारा बिहार, यहाँ पे बिहार है। तो बिहार की जो सीमा एक तो उत्तर प्रदेश से लगती है, दूसरी झारखंड से लगती है, तीसरी पश्चिम बंगाल से, और चौथी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से लगती है। और बिहार की राजधानी का है पटना, और पटना का प्राचीन काल में क्या नाम था? पाटलिपुत्र। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की जो प्रमुख नदी है, तो हम कह सकते हैं बिहार के लगभग मध्य में से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश से आने वाली गंगा नदी ये से गुजरती है, और गंगा नदी यहाँ से गंडक आके मिल जाती है इसमें। और इसी प्रकार आगे जाके हम कोसी नदी देखेंगे। तो ये कोसी, तो इस कोसी को क्या कहा जाता है? इसका बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि बिहार का ये बाढ़ आ जाती है जब कोसी नदी आती है, तब तो बिहार में बहुत, इसलिए धोखेबाज नदी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, और बिहार का शौक भी कहा जाता है। साथ ही ये समस्या यानी बाढ़ बहुत जाती है, इस नदी में पानी आता है इसलिए, क्योंकि तो गंडक आ जाती है, गंगा आ जाती है, सब यहाँ से आ जाती है। और बिहार की ढाल है जो पूर्वी भाग में, ऊपर भी पहाड़ियाँ हैं, इधर देख लो हिमालय की पहाड़ियाँ आ जाती है, इधर है तो झारखंड की पहाड़ियाँ आ जाती है। इसलिए बिहार का जो बाढ़ों का पानी ये यहाँ के आगे चला जाता है पश्चिम बंगाल में, और आगे गंगा नदी में चला जाता है। लेकिन इस इधर जो सासाराम वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी की समस्या रहती है, एक तरीके से सूखा पड़ा रहता है। तो एक तरफ तो बिहार में बाढ़ और दूसरी तरफ है सूखा। तो हालांकि सरकार को कुछ योजना बनानी चाहिए इस पानी को यहाँ लेफ्ट नहरें बना के, अगर पानी यहाँ नहीं सट रहा है, मतलब यानी कि अगर यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है तो इंदिरा गांधी नहर की तरह जैसे लेफ्ट नहरें बना के यहाँ पानी पहुँचाया जा सकता है। तो ये जो बिहार में बाढ़ की समस्या है उसका भी हल निकल जाता है, और लोगों के पास जो एक तरीके से उनको मतलब आजीविका के साधन भी मिल जाते हैं, कृषि हो या साथ ही साथ पशुपालन वगैरह, ऐसी योजना भी चलाई जाती है। अब देखिए कि इसी ऐसी प्रकार की जो एक नदी और है दामोदर नदी को, जो बंगाल का शौक कहा जाता था और काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि दामोदर नदी जो पूरा पानी लेके आती और यहाँ बंगाल में एक तरीके से कर देती, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती। और यहाँ पे है जो बांध बना दिया गया, और दामोदर घाटी नदी परियोजना जिसे कहा जाता है। और पंडित नेहरू ने जो कहा था, ये जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। अब देखो कि नदी को आधुनिक भारत का मंदिर या एक बांध या बहुउद्देशीय परियोजना को मंदिर कहना कहाँ तक उचित है और क्यों कहा गया? अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए ऐसा, या कहीं भी सामान्य जानकारी के लिए भी हम ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, मंदिर में इंसान जाता है कि उसके दुखों का कष्ट हो, मतलब दुखों का नाश हो, कष्टों का नाश हो, उसको सुख संपत्ति मिले और सब कुछ अच्छा ही हो, उस पर कृपा बनी रहे। तो मतलब अच्छे काम हो कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं। और बहुत सारे काम हो वहाँ से दुआएं मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है भगवान से मंदिर में। तो ये दामोदर घाटी नदी परियोजना उस समय नेहरू का जो एक तरीके से दूरदर्शिता थी कि कहीं ना कहीं ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ जल्द भी बनेगा, मतलब पानी मिल जाएगा लोगों को, बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, और जो बांध बनेगा उसे पानी का क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बांध बनाया जा सकता है, और साथ ही विद्युत बनाई जा सकती है। तो विभिन्न जो मल्टी कह सकते हैं ना पर्पज़, ये बहुउद्देशीय परियोजना है वो जो यहाँ निर्मित की जा सकती है। इसलिए जो दामोदर नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जल जो नदी परियोजना थी। और ये कहाँ से ली गई? ये ली गई अमेरिका के टेनेसी नदी से, टेनेसी नदी। तो भारत की बहुउद्देशीय जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वही कहाँ से ली गई? जो यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है वहाँ से ली गई। तो इसका हम इतना ध्यान रख सकते हैं। अब हम आते हैं और बिहार में देखेंगे कि एक तरफ तो बाढ़ है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है। तो अब हम बिहार के नक्शे में देखेंगे इसको, क्योंकि हम पॉलिटिकल मैप भी लेके आए और साथ में ज्योग्राफी मैप भी लेके आए। ये है बिहार का जो नक्शा, और इसकी जो सीमा हमने देखी इधर उत्तर प्रदेश से बनती है, उत्तर प्रदेश से, कहीं नेपाल से। तो ये तो हो गया नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, और ये नीचे यहाँ हम कहेंगे झारखंड से इसकी सीमा बनती। झारखंड क्योंकि बिहार से अलग हुआ है तो इसकी जरूर सीमा बनती ही होगी, ये तो बननी तय ही है। अब जैसे ये दक्षिणी बिहार है, तो दक्षिणी बिहार में जैसे ये गंगा नदी बीच में से निकलती है, तो ऊपर वाला भाग है ये यानी मिथिला कहलाता है, इधर वाला भाग जहाँ वो मधुबनी पेंटिंग वगैरह मिथिला में होती है। और नीचे वाला भाग है जो दक्षिण बिहार कहलाता है। दक्षिण बिहार का भी दक्षिण पूर्वी भाग है वो क्या, मतलब यानी नक्सलवाड़ी या नक्सल कह सकते हैं, नक्सली एरिया थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पे जैसे पटना है, पटना के बाद यहाँ हम देखेंगे बक्सर, ये पे बक्सर है। तो बक्सर में क्या हुआ था बताइए?
कि बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1767 को। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो देखो कि यहाँ पे जैसे एक तो सिराजउद्दौला अवध का नवाब, और दूसरा बिहार का जो यहाँ से शासक हुआ करता था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र का मतलब यानी कि दामाद, उसके साथ ही मिलकर ये जो युद्ध हुआ था, और अंग्रेज़ का एक्टर मुनरो था, वो ये युद्ध जीत गया था। इसको अभी थोड़ा आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो बक्सर के बारे में जो जानकारी हम यहाँ देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो भारत पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था बक्सर के युद्ध के बाद 1767 में जो हुआ था। और गंगा नदी है बक्सर के यहाँ जो इम्पोर्टेंस है अभी, तो वो देख लेते हैं कि जो गंगा नदी है वो बक्सर से ही पटना में, ये मतलब सॉरी बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर से पटना में, ये बिहार में प्रवेश करती है। और बक्सर में जो फांसी देने वाली रस्सी है उसका उत्पादन होता है एक तरीके से पटना में ही, ये बक्सर में होता है। फिर सासाराम आगे आए एक डिस्ट्रिक्ट आता है, और सासाराम में है जो यहाँ देखेंगे हम नीचे, तो ऊपर एक तरफ तो बाढ़ आ रही और सासाराम में क्या अकाल पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो उत्पादन पानी पहुँच नहीं पाता, इसलिए उत्पादन होता नहीं है। तो ये एक तरीके से बिहार की मतलब बिहार की हम विविधता देखते हैं, तो ये हम पाएंगे कि इस प्रकार से जो है विविधता भरी पड़ी है बिहार में। सासाराम जो डिस्ट्रिक्ट है वो वैसे पड़ता तो है मुख्यालय, सासाराम जो है जिला मुख्यालय है, लेकिन पड़ता है ये रोहताक में, पड़ता है ये। और जो ज़िला है, और ये है शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पे सासाराम में, शेरशाह सूरी का मकबरा है जो हम याद रख सकते हैं। फिर आते हैं औरंगाबाद में है जो ये रोहतास रहा, तो रोहतास में पड़ता है, सासाराम यहाँ पास में आता है। तो रोहतास जिला मुख्यालय है, और सासाराम एक तरीके से क्या है जो मतलब यानी कि इसमें पड़ता है सासाराम। और फिर आता है आगे औरंगाबाद में सीमेंट की फैक्ट्री है, श्री सीमेंट। कौन सा? श्री सीमेंट की फैक्ट्री है जो यहाँ पे। फिर आगे आता है गया डिस्ट्रिक्ट, ये पे यहाँ रहा गया। और गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया बोध गया, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ OTA है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, किसकी? बिहार सरकार की। तो मतलब यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर बिहार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे। और सूखा मतलब गया, औरंगाबाद, ये जो है सासाराम, बिहार, ये सभी चीज़ें जो हैं दक्षिणी जो बिहार ये आता है अंदर, इसमें एक तरीके से सूखा प्रभावित क्षेत्र बहुत है कि नदी पानी नहीं आता। दूसरी है गया में बराबर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ पूछा जाए तो कहाँ है? ये हमारे बिहार के जो गया में स्थित है। वर्षा सबसे कम होती है, वर्षा सबसे कम हो इसीलिए तो सूखा है यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो हम याद रख सकते हैं। फिर ये नवादा है यहाँ पे, तो नवादा में क्या है? जलप्रपात है बिहार में एक बहुत फेमस। और दूसरा है जमुई, तो जमुई में यहाँ पे सोने के अवशेष मिले हैं, सोने का कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं। और अगर बिहार के बारे में हम जानकारी देखेंगे तो ये पाएंगे कि गंगा नदी मध्य में से गुजरती है, और पूर्वी भाग है जो अभी हमने देखा ही था यहाँ पे, तो ये मधुबनी पेंटिंग वगैरह इधर होती है, गंगा नदी बीच में निकलती हैं। और औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर भी है। औरंगाबाद में जो सीमेंट की फैक्ट्री है उसके साथ साथ और क्या है? देव का सूर्य मंदिर भी है औरंगाबाद में। फिर आता है यहाँ पे नालंदा को भी हमें देखते हैं, तो ये जहानाबाद के पास यहाँ रहा नालंदा तो प्राचीन काल से ही सरसा में है ही, मतलब यानी कि प्रसिद्ध है ही। और नालंदा जिला है वो, और ये बिहार शरीफ भी यहीं पड़ता है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ जगह का नाम है। और नालंदा में जो है नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था, और जब नालंदा ये तोड़ दिया गया किसने? बख्तियार काकी। और ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और फिर हम देखेंगे आगे, तो आता है राजगीर। तो नालंदा के बाद यहाँ पे पड़ेगा राजगीर, और राजगीर में जो है मगध की पूर्व ये राजधानी थी, मगध की हम कह सकते हैं प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी। फिर आता है बेगूसराय, तो यहाँ पे मतलब यानी कि एक छोटी सी जगह ही है बेगूसराय, ये राजगीर मगध की पुरानी राजधानी। फिर आता है बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? जिला है, गांव है, तो ये बेगूसराय। रामधारी सिंह कवि हमारे दिनकर, उनका जन्म हुआ था यहाँ पे, तो ये हम याद रख सकते हैं। फिर आता है मुंगेर, ये पड़ा यहाँ मुंगेर में क्या एक योग विश्वविद्यालय खुला था, या खुला है बिहार का। और मुंगेर का तो था मीर कासिम था,
तो अभी हमें बक्सर वाले की बात की थी, वो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे था मुंगेर, और मुंगेर का था मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या, बंगाल में अंग्रेजों ने शासन किया था, बंगाल में, और यहाँ पे था बिहार। बिहार में तो बंगाल का नवाब बना दिया गया था पहले मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र ठीक ठाक था और वो वैसे ही काम कर रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध भी था। तो लगा कि अंग्रेजों को क्यों नहीं इसको हटा दिया जाए, किसी और को ये जो नवाब का पद दे दिया जाए। और वो बहुत टैक्स देता था, तो मीर जाफ़र भी बहुत टैक्स पे करता था। उसके बाद अंग्रेजों को लगा मीर जाफ़र की नीतियाँ थोड़ी ठीक नहीं है, वो विरोध बहुत करता है अंग्रेजों का, या फिर इसके मन में कहीं ना कहीं आज़ादी और विरोध करने का जो है कह सकते इरादा है। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को क्या अगला नवाब बना दिया। और ये यहाँ पे नवाब बनने के बाद इसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि भाई वो ये यहाँ झारखंड बंगाल में यही था, बंगाल यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला ये क्षेत्र यहाँ पे। लेकिन मीर कासिम जैसे ही नवाब बना, उसने क्या किया, यहाँ से राजधानी अपनी कहाँ लेके चला गया, मुंगेर। और मुंगेर यानी यहाँ लेके आ गया। मुंगेर में लाने के बाद उसने क्या है कि अंग्रेजों का विरोध ऐसे किया जाए, केवल तलवारों के बल से नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के कुछ अधिकारी थे, उनको शराब वराब पिलाई और कहा कि अब बताओ हथियार कैसे बनाए जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ से एक तकनीकें सीख ली और हथियार बनाने शुरू कर दी। और पूरे वहाँ के लोहार वगैरह जो कॉलोनियाँ वगैरह थी, सब में जगह जगह बोल दिया हथियार बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। फोटोकॉपी की मशीन बना दी जगह जगह, इंडिया में फोटोकॉपी तो होती है। तो बहुत सारी मतलब बड़ी मात्रा में हथियार बनाने, मतलब अत्याधुनिक तो फिर भी ठीक ठाक हथियार बनाने शुरू कर दिए। और ये बात चल गई अंग्रेज़ों को पता कि ये इसको तो यहाँ नवाब बनाने की बात चल रही थी और इसने हथियार बना दी। फिर इसने क्या किया कि वापस मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने, इसको हटा दिया और ये चला गया दिल्ली। दिल्ली ये शाह आलम द्वितीय के पास चला गया, जो तेरे बादशाह थे। उनको जाके बोला अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो पहले बनाया फिर मुझे वापस पद छीन लिया मेरे से, ये कर दिया, तो क्या किया जाए, अंग्रेज़ों से युद्ध किया जाए। अब ये वापस पधारते वक्त ये दिल्ली से आ ही रहा था, तो अवध, बीच में उत्तर प्रदेश का अवध पड़ता है, तो अवध में क्या किया कि ये जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला अवध के नवाब, उनको भी साथ लेके आ गया। और इधर से तो मीर कासिम था ही, ऊपर से शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के बादशाह थे। इन तीनों ने मिलके जो युद्ध कर दिया किसने, अंग्रेज़ों से। कहाँ पे? बक्सर में, यहाँ पे। और बक्सर में कब? 1764 को। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से आए जो एक्टर मुनरो आपस में युद्ध हुआ और अंग्रेज़ जीत गए। अंग्रेज़ों के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार थे, इनके पास तो वही मतलब घोड़ों की सेना, पैदल सेना, या फिर थोड़ी बहुत तलवारें, हथियार वगैरह यही थे, ज़्यादा हथियार नहीं थे। और उन्होंने जो फैक्ट्री बनाई है कि तो अभी इतने अत्याधुनिक हथियार नहीं बना पाए थे, थोड़े बहुत हथियार ही बना पाए थे। और इस वजह से कि एक्टर मुनरो जीत गए, ये नवाब साहब हार गए। और अंग्रेज़ों पे कैसे, भारत पे पूरी तरह से बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों को पूरी तरह, अंग्रेज़ों की सत्ता है जो भारत में स्थापित कर दी, ऐसा माना जाता है। और फिर देखो कि यहाँ ही मुंगेर में हम बात करें तो एक यहाँ सिगरेट फैक्ट्री, कहाँ पे, सिगरेट फैक्ट्री भी यहाँ भी थी। और दूसरी बात हथियारों, ये गन फैक्ट्री हथियारों को भी कह सकते हैं, क्योंकि हथियारों को भी यहाँ पे काफ़ी उत्पादन हुआ था। और साथ ही है कि मुंगेर से क्या है, कोसी नदी है जो गंगा में मिलती है, ये गंगा नदी है, यहाँ से कोसी नदी आती है और ये मिल जाती है गंगा में। ये काफ़ी जानकारी हम याद रख सकते हैं। और फिर आता है कटिहार जिला एक यहाँ पे, और ये ऊपर कटिहार दिया। तो कटिहार जिले में जो है जूट उद्योग, पटसन उद्योग हम कह सकते हैं, जूट या पटसन उद्योग, ये बहुत फेमस है बिहार का। और पूर्णिया में मधेपुरा, पूर्णिया आएगा, पुणे के बाद मधेपुरा, यहाँ पे ये हमने देखा अभी जैसे यहाँ पे दिया, ये पूर्णिया, ये कटिहार हमने देख लिया। और ये पूर्णिया, पुणे के बाद मधेपुरा। तो मधेपुरा में जो है 12,000 वॉट का जो बनाया गया इंजन, रेलवे इंजन, जो बाहर इन मालगाड़ी के लिए इंजन बनाया गया हाल ही में, इसलिए मधेपुरा बहुत चर्चा में यह फेमस है। फिर ऊपर आता है चंपारण, और चंपारण में जो है गांधी जी का आंदोलन भी हुआ था, इसलिए भी। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसलिए भी फेमस है। तो हम ये कह सकते हैं चंपारण, ये यहाँ पे पड़ा। चंपारण काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वेस्ट ईस्ट इसके अलग अलग भाग है, ये हम कह सकते हैं। चंपारण यहाँ पे है, तो ये वेस्ट और ईस्ट इसके अलग अलग भाग है। तो चंपारण में जो गांधी जी का आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, वो भी था। दूसरी वाल्मीकि कह सकते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी था चंपारण में। और फिर सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी, तो इसमें क्या है, सीता जी का, यहाँ सीता जी मतलब ज़मीन में मिले थे। और नेपाल में जनक ये लेके गए थे, कहाँ, राजा जनक जिसको नेपाल ले गए थे। और साथ ही और बिहार में हम कुछ देखें तो यहाँ पाएंगे कि सिवान, जहाँ राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, हमारे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हुए थे। तो
ये सिवान रहा, सिवान डिस्ट्रिक्ट है मतलब यानी बिहार में। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हमारे जो भूतपूर्व प्रथम राष्ट्रपति थे उनका जन्म हुआ था। छपरा में आगे जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा छपरा, बिहार का डिस्ट्रिक्ट। और छपरा में यानी कि हम कह सकते हैं कि सैन्य आंदोलन के दौरान नंगा विद्रोह शुरू कर दिया था। मतलब बिहार वालों ने तो हद ही कर दी थी कि अंग्रेज़ों को बस झुकना ही पड़ा एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि मतलब उन्होंने नंगा विद्रोह शुरू कर दिया। तो बेचारे क्या करें, अंग्रेज़ों ने कहा इनकी मांगे मानो, नहीं तो ये रहा छपरा तो इनकी मांगे मानो, नहीं तो ये फिर नंगा विद्रोह करके खड़े हो गए। फिर आगे आता है ये सारनपटना, भोजपुर, पटना, ये फिर मुजफ्फराबाद, समस्तीपुर। तो ये वैशाली में है लिच्छवी गणराज्य, मतलब यानी कि जो था ये पहली बार यहाँ सुना हुए थे। और दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है लिच्छवी। अमेरिका के दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। कितने वर्ष पुरानी बातें हैं ये हम दे सकते हैं। फिर यहाँ जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आता है। मधुबनी में जो है पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है ये यहाँ पे। और मधुबनी पेंटिंग यहाँ की फेमस है, हमने देखी थी। फिर दरभंगा आता है, दरभंगा में एयरपोर्ट खोला है अभी नए बिहार का। तो इस प्रकार हमने बिहार के बारे में काफ़ी कुछ जानी है। मतलब जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में कहा जाता है ये देहाती पेंटिंग है, ग्रामीण क्षेत्र की हैं बहुत। मतलब जैसे कोई घर का काम करती हुई या कोई कार्य करते हुए को फोटो खींचा जाता है, मतलब वो स्केच बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है, आम जनजीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो जानकारी है ये हम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिहार की भौगोलिक जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति को देखा साथ ही, और यानी कि मैप में इसको किस प्रकार समझा जा सकता है, कुछ जगहों का नाम भी जाने। और उम्मीद करते हैं ज़रूर इससे कुछ आपने सीखा होगा। अगर हमारा वीडियो या प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।